हेलो दोस्तों। ये कहानी मेरे द्वारा एडिट की गई है। इस कहानी में काल्पनिक घटनाओं, एक्शन, एडवेंचर का सुनाया जाएगा। इसमें एक आर्यन नाम का लड़का होता है जिसकी अचानक मौत के कारण उसको मुआवजे के तौर पर कुछ साधना तकनीक मिलती है। तो आप सुन के बताना कि आगे की कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। आगे की कहानी अब शुरू करते हैं। धिक्कार है, यह फिर चूक गया। आर्य सड़क पर अपने काम में लगा हुआ चल रहा था। तभी बाल्टी जितनी मोटी बिजली का एक चमकीला गोला साफ आसमान को चीरता हुआ बदकिस्मती से उसे लग गया। आर्य को एक चमकदार चांदी जैसी सफेद रोशनी महसूस हुई, जिसके बाद एकदम अंधेरा छा गया। जब उसने फिर आंखें खोलीं, तो उसके सामने का नजारा बदल चुका था। एक लकड़ी का बोर्ड जो आधे इंसान जितना ऊंचा था दिखाई दिया। उस पर 5 बड़े टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में लिखा था, स्थानांतरण मुआवजा कार्यालय। लकड़ी के बोर्ड के पीछे एक बूढ़ा कछुआ था, जिसका खोल चक्की के पाट जितना बड़ा था। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, मानो वह दोपहर की झपकी लेने के लिए ऊँघ रहा हो। यह कहाँ है? आर्य अनजाने में खुद से बुदबुदाया। बूढ़े कछुए ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी नींद भरी आंखों को पंजे से रगड़ा। क्या यह ट्रांसमाइग्रेटर अनपढ़ हो सकता है? क्या उसे सही प्राचीन अक्षर भी नहीं पहचानते? बूढ़े कछुए ने आर्य को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। आर्य अवाक रह गया। धिक्कार है, उसे एक कछुआ निऊर्जा नजरों से देख रहा था। मैं पढ़ सकता हूं। यह ट्रांसमाइग्रेशन मुआवजा कार्यालय है। मैं उन सभी अक्षरों को पहचानता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यहां क्यों हूं। क्या मैं बस सड़क पर बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रहा था? आर्य ने अपने मन में उठ रहे संदेहों को व्यक्त किया। बूढ़े कछुए ने लापरवाही से अपने लंबे पंजों को काटते हुए कहा, क्या तुम भूल गए? तुम बिजली गिरने से मर गए थे। क्या यह पाताल लोक है? आर्य चौंक गया, घबराहट से इधर-उधर देखने लगा। जहां तक उसकी नजर जा रही थी, सफेद धुंध का एक अंधीन विस्तार था, जिसमें मिथकों और किंवदंतियों में वर्णित पाताल लोक के भयानक भूतिया माहौल का बिल्कुल भी अभाव था। पाताल लोक नहीं, बल्कि स्वर्गीय न्यायालय। ठीक ठीक कहें तो यह स्वर्गीय न्यायालय का एक शाखा कार्यालय है, देहांतरण क्षतिपूर्ति कार्यालय। बूढ़े कछुए ने आलस्य और कमजोरी से कहा। उसने कहीं से एक गोल फ्रेम वाला चश्मा निकाला, उसे अपने सिर पर लगाया और फिर अपने शरीर के नीचे से एक नीले आवरण वाली किताब निकाली। सरसराहट के साथ पन्ने पलटे। बूढ़े कछुए ने एक पन्ना पलटते हुए कहा, क्योंकि स्वर्गीय पूज्य बिजली ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दुर्भाग्य से गलत व्यक्ति को मारा। स्वर्गीय न्यायालय के नियमों अध्याय 327 अनुच्छेद 8 खंड 4 के अनुसार आप मुफ्त मुआवजे के हकदार हैं, और फिर आप अपनी स्मृतियों और आत्मा के साथ किसी दूसरी दुनिया में देहांतरण कर सकते हैं। बूढ़े कछुए का व्यावसायिक व्यवहार और उसका आलसी शांत व्यवहार। आर्य तुरंत बूढ़े कछुए की असली पहचान समझ गई, स्वर्गीय न्यायालय में एक मामूली सरकारी कर्मचारी। आंखों में चमक लिए आर्य ने एक योजना बनाई। एक सच्चे बदमाश की तरह ऐसे सरकारी अधिकारियों से निपटने के उसके अपने तरीके थे। तुम मुझे क्या मुआवजा देने की तैयारी कर रहे हो? आर्य ने बूढ़े कछुए से पूछा। बूढ़े कछुए ने बिना किसी हड़बड़ी के अपने नीचे से 3 सुनहरे पत्ते निकाले, उनका वजन किया और आर्य से कहा, इस बार तुम भाग्यशाली हो। तुम्हें 1000 सालों में शायद ही कभी मिले मुआवजे का एक ऐसा जत्था मिला है। इन 3 सुनहरे पत्तों में क्रमशः जीवन सूत्र, मृत्यु शास्त्र और आत्मा शास्त्र हैं। ये 3 साधना तकनीकें, इनमें से कोई भी एक सर्वोच्च शास्त्र हैं। जीवन सूत्र एक अद्वितीय भौतिक शरीर का निर्माण करता है, अमर और अजेय रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म। मृत्यु शास्त्र मरे हुओं को गुलाम बनाता है, ज़ॉम्बी को नियंत्रित करता है,
यिनियन दुनियाओं को नष्ट करता है, युगों को दफनाता है। आत्मा शास्त्रक नियम को भेदता है, सीधे दांव की ओर इशारा करता है, शाश्वत और अमर स्वर्ग के साथ विद्यमान। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक अलौकिक दिव्य क्षमता प्रकट हो सकती है जो स्वर्ग और पृथ्वी में अद्वितीय है। महान पुनरुत्थान कला, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? बूढ़ा कछुआ थूक रहा था, उसके चेहरे पर उत्तेजना थी और वह पहले के सुस्त सरकारी कर्मचारी से टीवी पर बर्तन बेचने वाले सेल्समैन में बदल गया। पढ़ने के चश्मे के नीचे उसकी छोटी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और बिल्कुल गोल हो गईं। उसके आगे के पंजे बेतहाशा इशारे कर रहे थे, मानो आर्य को यह मुआवजा न मिलना उसके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस होगा। कुछ तो ठीक नहीं है, बहुत ठीक नहीं है। अभी तो उसके चेहरे पर वह बेफिक्री सी थी, तो अब उसका रवैया ऐसा क्यों बदल गया है? एक आम आदमी होने के नाते आर्य एक चतुर व्यक्ति था। भावों को समझने और इरादों को समझने की उसकी क्षमता पूरी तरह निखर चुकी थी। आर्य एक सिद्धांत को गहराई से समझता था, जब चीजें असामान्य होती हैं तो कोई शैतान जरूर होता है। मैं सामान की जांच करना चाहता हूँ, आर्य ने सावधानी से कहा। बूढ़े कछुए ने अपनी छोटी छोटी आंखों से घूरा और जमीन पर थपथपाया। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं, आर्य को यकीन था। बूढ़े कछुए की असावधानी का फायदा उठाकर उसने 3 सुनहरे पत्ते छीन लिए। जैसे ही सुनहरे पत्तों ने उसकी हथेली को छुआ, एक तेज रोशनी निकली। तीनों सुनहरे पत्ते क्रमशः उसके माथे और कंधों से चिपक गए। हरे, धूसर और सफेद ऊर्जा प्रवाहित हुए और सचमुच आर्य के शरीर के चारों ओर प्राचीन और वीरान पुनर्जन्म ऊर्जा का एक निशान दिखाई दिया। बूढ़ा कछुआ चौंक गया और बुदबुदाया, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि इन 3 सुनहरे पत्तों पर लिखे शास्त्र नकली हैं? लाखों सालों से किसी ने भी इस साधना तकनीक का सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं किया है। यह सुनकर आर्य ने तुरंत गुस्से से कहा, तो तुमने मुझे जो मुआवजा दिया था वह नकली था। मैं शिकायत करना चाहता हूँ। बूढ़े कछुए ने अपना मुंह ढक लिया, उसका चेहरा स्तब्ध रह गया। स्वर्गीय न्यायालय के मामलों में उसे पहली बार इतने बेशर्म व्यक्ति का सामना करना पड़ा था। किस बात की शिकायत? जो मैं तुम्हें देता हूँ वही तुम्हें मिलता है। जल्दी करो, बकवास बंद करो और जल्दी करो और पुनर्जन्म के लिए निचले लोक में जाओ। बूढ़े कछुए ने देखा कि यह एक मुश्किल किरदार है। जितना ज्यादा वह बोलेगा उतनी ही ज्यादा गलतियां करेगा, इसलिए इससे छुटकारा पाना ही बेहतर था। आर्य जोर से चिल्लाया, बूढ़ा कछुआ लोगों को धमका रहा है। बूढ़ा कछुआ मुआवजा नहीं देगा, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बूढ़े कछुए ने घूरा और अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली गति से वह अचानक आर्य के पास आ गया। आर्य के मुंह को अपने बड़े कछुए के पंजे से ढक दिया और आंखें फाड़कर बोला, तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? तुम्हारी किस आंख ने इस कछुए को तुम्हें धमकाते हुए देखा? वो आर्य की आवाज दबी हुई थी और वह बोल नहीं पा रही थी और बूढ़ा कछुआ अपना पंजा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। बूढ़े कछुए ने आर्य को धमकाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम अब भी बकवास करते रहोगे? वो आर्य ने अपना सिर हिलाया और तभी बूढ़े कछुए ने अपना पंजा नीचे किया। आर्य ने बूढ़े कछुए को घूरा और कहा, तुमने अभी मुझे मुआवजा तो नहीं दिया। देखो, जिस मुआवजे की बात तुमने की थी वह कहाँ है? कहाँ है? आर्य ने अपना शरीर हिलाया और सचमुच वे 3 सुनहरे पत्ते अब वहां नहीं थे। बूढ़ा कछुआ भी हैरान था, क्या वे 3 सुनहरे पत्ते अभी भी उसके शरीर से मजबूती से चिपके हुए नहीं थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वे मांस और रक्त में विलीन हो गए हों? बूढ़े कछुए ने तुरंत उसकी बात समझ ली। उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए।
एक विरासत में समाहित कुछ अद्वितीय साधना तकनीकों में न केवल पाठ और साधना तकनीक शामिल थी, बल्कि एक दिव्य मंत्र और दांव भी था। ऐसी साधना तकनीकें साधक के रक्तमांस में आसानी से समाहित और एकाकार हो सकती हैं, जिसे सबसे तीव्र दिव्य इंद्रिय भी नहीं पहचान पाती। तो तुम क्या चाहते हो? बूढ़े कछुए ने अपनी छोटी आंखों से आर्य को देखा। आर्य हंसा और बेशर्मी से बूढ़े कछुए के पास गया। भाई कछुए, देखो, मेरे जैसे पुनर्जन्म के लिए अपना घर छोड़कर अकेले रहना आसान नहीं है ना? तो मुझे उस मुआवजे का एक और हिस्सा दे दो। बूढ़े कछुए ने घूरकर देखा। आर्य ने एक मूर्खतापूर्ण हंसी हंसी। अंत में बूढ़े कछुए को सचमुच लगा कि उसके पास इस बेशर्म बच्चे से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। अरे बदमाश, तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो। बूढ़े कछुए ने गुस्से में अपना बड़ा पंजा बढ़ाया, आर्य की नाक की ओर इशारा करते हुए उसे कोसा। तारीफ के लिए शुक्रिया। आर्य ने इसे अपमान की बजाय प्रशंसा समझा। उसने एक पश्चिमी सज्जन की तरह थोड़ा सा झुकाया। मेरे पूर्वज 8 पीढ़ियों से की वाले घराने रहे हैं। मेरे दादा के दादा के दादा की पीढ़ी से एक पुश्तैनी शिक्षा चली आ रही है, जो कोई भी अच्छे सौदे का फायदा नहीं उठाता वह कमीना है। जब दूसरे आपको बदमाश कहते हैं तो यह सबसे बड़ी प्रशंसा और तारीफ होती है। बूढ़े कछुए की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कैसा अतिवादी परिवार है जो स्वर्ग के दरबार में भी बदमाशों जैसा व्यवहार कर रहा है। हालांकि उसका समय कीमती था और वह आर्य पर इसे बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। उसका कछुआ पंजा बहुत देर तक उसके नीचे टटोलता रहा। आखिरकार अनिच्छा से एक नीली जिल्द वाली किताब निकाली। यह किताब बहुत मोटी थी, कम से कम शिन्हुआ के शब्दकोश के बराबर। कवर पर लिखा था, 1000 साल पुराने कछुए और एक 10,000 साल पुराने दिव्य सॉफ्टशेल कछुए की निर्विवाद कहानियां। यही तुम्हारा मुआवजा होगा। अब दफा हो जाओ। इस बार अचंभित होने की बारी आर्य की थी। आखिर यह क्या था? यह इस बूढ़े कछुए का रोमांटिक इतिहास तो नहीं हो सकता था, है ना? एक झटके के साथ बूढ़े कछुए ने गुस्से से नीली जिल्द वाली किताब आर्य के सिर पर पटक दी, फिर मुड़ा और अपनी पूंछ हिलाकर उसे स्वर्ग के दरबार से नीचे गिरा दिया। एक पल में दूर स्वर्ग के दरबार में एक आवाज आकाश में गूंजी, मैं वापस आऊंगा। बूढ़े कछुए ने कछुए जैसी उंगली बढ़ाकर अपना कान उठाते हुए मन ही मन बुदबुदाया, किसके टीवी पर अभी भी सुखद बकरी और बड़ा भेड़िया चल रहा है? मुझे बड़े भेड़िए की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? आह, मेरी गांड में बहुत दर्द हो रहा है। उस बूढ़े कछुए ने एक ग्राहक को गाली दी, मुझे शिकायत करनी ही होगी। एक फुफकार के साथ आर्य का शरीर अचानक सीधा हो गया। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। इधर उधर देखने पर महल के परिधान में एक खूबसूरत महिला उसके बगल में बैठी थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसकी भौहें झुकी हुई थीं और उसके गाल आंसुओं के दागों से ढके हुए थे। माँ, आर्य ने अनायास ही पुकारा। महल के परिधान में उस खूबसूरत महिला ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर अविश्वसनीय आश्चर्य और खुशी के भाव थे। आर्य, तुम जाग गए हो? तुम सचमुच जाग गए हो? हे भगवान, यह तो बहुत अच्छा है। महल के परिधान में उस खूबसूरत महिला के चेहरे पर अपने बेटे को जागते देखकर बहुत खुशी हुई। आर्य की आत्मा का इस शरीर के मूल स्वामी के साथ तुरंत विलय हो गया और उसकी स्मृतियां पढ़ी गईं। उसे जल्दी ही पता चल गया कि उसने किस तरह के व्यक्ति को अपने वश में कर लिया था। हे भगवान, क्या यह मूर्ख है? आर्य ने मन ही मन शरीर के मूल स्वामी को मूर्ख होने का श्राप दिया।
वह इस दुनिया के अमरावती देश के राजकुमारों के एक महान कुल शौर्य परिवार का प्रत्यक्ष शिष्य था और शौर्य परिवार में उसकी साधना योग्यता उत्कृष्ट मानी जाती थी, क्योंकि वह उस प्रकार का था जो आधा भरा हुआ था फिर भी इधर उधर बह रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह व्यक्ति शौर्य परिवार के वर्तमान कुल प्रमुख का पैतृक पोता था। उसकी पहचान आश्चर्यजनक थी, इसलिए शौर्य परिवार ने उसका विवाह एक विवाह बंधन के लिए किया और उसकी शादी नवसेन परिवार की छोटी राजकुमारी चांदनी से कर दी, जो एक अन्य राजसी कुल था। शरीर के मूल स्वामी को यह अपमान लगा, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन अनमोल है, लेकिन प्रेम उससे भी अधिक अनमोल है और स्वतंत्रता के लिए दोनों को त्यागा जा सकता है। अरेंज मैरिज का विरोध करने के लिए उसने एक पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था, स्वतंत्रता नहीं बल्कि मृत्यु। और फिर उसने सचमुच आत्महत्या कर ली। आर्य ने शरीर के असली मालिक के बारे में सिर्फ 2 शब्द कहे, बेवकूफ। इतनी अच्छी चीज के बावजूद वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। आर्य ने अपनी यादों के टुकड़ों से शादी के लिए अपनी साथी का रूपरंग याद किया। वह सिस्टर वीरांगी जितनी बदसूरत नहीं थी, बल्कि आर्य जिससे शादी करने वाला था वह उसके पिछले जन्म के बड़े सितारों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। झरने जैसे बाल, मोती जैसे दांत और लाल होंठ, जेड नाक और विलो भौहें जैसे शब्द उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए नाकाफी थे। अगर तुलना करनी ही होती तो प्लास्टिक सर्जरी, स्किन स्मूदनिंग, फिल्टर और फोटोशॉप के बाद उसका नंगा चेहरा किसी सेलिब्रिटी के चेहरे से 10 गुना बेहतर था। ऐसी सुंदरता को छोड़कर आत्महत्या का रास्ता चुनने पर आर्य को लगा कि शरीर के असली मालिक को जरूर दिमाग में कोई समस्या है। महल के परिधान में उस खूबसूरत महिला ने फिर धीरे से पुकारा, आर्य, क्या तुम ठीक हो? आर्य आखिरकार अपनी अंतहीन शिकायतों से उबरा और महल के परिधान में उस खूबसूरत महिला से बोला, माँ, चिंता मत करो, युएर ठीक है। अच्छा है कि तुम ठीक हो, अच्छा है कि तुम ठीक हो। खूबसूरत महिला मुस्कुराई और अपनी आंखों के कोनों से सफेद रेशमी रुमाल से आंसू पोंछे। अब से माँ युएर को फिर कभी शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगी। युएर की शादी पूरी तरह से उसका अपना फैसला हो सकता है। महल के परिधान में उस खूबसूरत महिला ने आर्य को बार बार दिलासा दिया। शादी का रिश्ता न होने का मतलब ज्यादा से ज्यादा परिवार पर थोड़ा ज्यादा दबाव होगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। शादी का रिश्ता नहीं, ऐसा मत करो। वह महान सुंदरी अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। आर्य घबराहट से कहते हुए फुसफुसाते हुए उठ बैठा। वह अपने हाथ में पकड़े बत्तख को बिल्कुल भी उड़ने नहीं दे सकता था। वह विवाह साथी निश्चित रूप से एक अद्वितीय सुंदरी थी, जिसे उसने अपने पिछले जन्म में केवल अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर ही देखा था। आह! महल के परिधान में वह सुंदर स्त्री स्तब्ध रह गई। बेहोश होने के बाद उसका बेटा इतना कैसे बदल गया। खांसी खांसी। आर्य को तब एहसास हुआ कि पुनर्जन्म के बाद उसने अपनी पहचान बदल ली है और उसके शब्दों और कार्यों को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता था, वरना आसानी से संदेह पैदा हो जाता। मतलब जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद अब मुझे यह एहसास हो गया है कि मैं शौर्य परिवार का सदस्य हूँ और शौर्य परिवार की समृद्धि मुझसे बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। शौर्य परिवार के समृद्ध होने पर ही मैं अपनी संपत्ति और वैभव सुनिश्चित कर सकता हूँ। शौर्य परिवार का हित सर्वोपरि है और परिवार के लिए बलिदान देना मेरा परम कर्तव्य है। आर्य ने एक धर्मी दाव के साथ कहा। उसका मन चांदनी की सुंदर आकृति से भर गया। हे छोटी सुंदरी, मैं आ रहा हूँ, भागो मत। महल के परिधान में उस खूबसूरत महिला ने कोई खुशी नहीं दिखाई, बल्कि चिंतित भाव से उसने आर्य के माथे को छुआ। इस बच्चे ने उसका दिमाग तो खराब नहीं किया होगा, है ना? उसकी चेतना अचानक इतनी कैसे बढ़ गई?
ताली ताली ताली। दरवाजे के बाहर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शौर्य परिवार का कुलाध्यक्ष हर्षसेन एक धूसर लंबा लबादा पहने छोटे नापतौल कर कदम रखता हुआ अंदर आया। उसने सिर पर एक गोल टोपी पहनी हुई थी, जिसके ऊपर लाल रंग की एक रोएदार सूत की गेंद थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके हाव भाव गंभीर थे, बिल्कुल किसी पुराने टीवी नाटक के मोहरे की दुकान के मालिक जैसे। मुझे बहुत खुशी है कि आर्य को इतनी समझ है। जीवन और मृत्यु का यह अनुभव तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं गया। तुम सचमुच बहुत बड़े हो गए हो। हर्षसेन ने अपना सिर हिलाया और उसके रूखे पुराने जमाने के चेहरे पर स्वीकृति की एक तनावपूर्ण मुस्कान आ गई। आर्य हंसा। उसके चेहरे पर शर्म और विनम्रता थी। वह इतने सालों से अनाधिकृत रूप से रह रहा था, लोगों के सामने एक तरह से और पीठ पीछे दूसरी तरह से रहने में माहिर। यह विवाह संबंध वास्तव में ऐसा है जिसके लिए परिवार आपका ऋणी महसूस करता है। इसलिए हमने आपको 2 क्षतिपूर्ति योजनाएं भी प्रदान की हैं। एक योजना के तहत आपको 3000 पारिवारिक अंशदान अंक दिए जाएंगे। परिवार के सभी प्रकार के खजाने आपके लिए खुले रहेंगे। आप जो चाहें ले सकते हैं और हम आपको कोई बाधा नहीं डालेंगे। दूसरी योजना परिवार के मानद बुजुर्ग के रूप में आपकी पहचान है, जिसके बाद आप पारिवारिक बुजुर्ग के समान अंशदान लाभों का आनंद ले सकते हैं। बुजुर्ग की वास्तविक शक्ति न होने के अलावा बाकी सब कुछ पारिवारिक बुजुर्ग के बराबर हो सकता है। आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं और इसे परिवार की ओर से आपको दिया गया एक क्षतिपूर्ति माना जाएगा। पारिवारिक पुण्य शौर्य परिवार की ओर से योगदान देने वालों के लिए एक बड़ा पुरस्कार और सम्मान। शौर्य परिवार 3200 से भी ज्यादा वर्षों से स्थापित है, बिना किसी गिरावट के कठिनाइयों को झेलते हुए। इसके खजाने में अनगिनत खजाने और साधना तकनीकें हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते, केवल पारिवारिक पुण्य ही इनका आदान प्रदान कर सकता है। इसलिए पारिवारिक पुण्य का एक एक अंक अत्यंत मूल्यवान है। पारिवारिक पुण्य के 3000 अंक वास्तव में कोई छोटी संख्या नहीं है। एक विवाह संबंध को 3000 पारिवारिक पुण्य का पुरस्कार और मुआवजा मिल सकता है, जो वास्तव में बहुत उदार है। आर्य से पहले परिवार के लिए विवाह संबंध बनाने वालों को ऐसा मुआवजा कभी नहीं मिला था। जहां तक पारिवारिक मानद बुजुर्ग होने के पुरस्कार की बात है, तो यह ऐसा कुछ है जिसे पाने के लिए कुल के अनगिनत मेधावी अधिकारी अपना सिर फोड़ देते, क्योंकि यह न केवल एक सम्मान है बल्कि प्रतिष्ठा और पद का प्रतीक भी है। हर महीने 50 पारिवारिक पुण्य अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, साथ ही साधना के लिए विभिन्न साधना संसाधन भी। असली शक्ति के बिना भी यह पद एक बेहद आकर्षक पद है। आर्य को एक पल के लिए चुनाव करना मुश्किल लगा, क्योंकि वह दोनों ही चाहता था। परिवार को समर्पित होना उसके कई वर्षों के परिश्रमपूर्ण पालन पोषण का प्रतिदान है। यह मेरी अटूट जिम्मेदारी और कर्तव्य है। परिवार का प्रतिफल सचमुच मेरे कृतज्ञ हृदय का अपमान है। मैं कुल प्रमुख से निवेदन करता हूं, कृपया अपनी आज्ञा वापस ले लें। आर्य ने न्यायपूर्वक मना कर दिया। उसे अपने सिर के ऊपर हवा में एक 5 सितारा लाल झंडा लहराता हुआ भी महसूस हुआ। टीवी नाटकों की पटकथा के अनुसार कुल प्रमुख जरूर भावुक होकर रो पड़ेंगे और फिर और भी उदार पुरस्कार प्रदान करेंगे। फिर कुछ दिखावटी विनम्रता के बाद वह अनिच्छा से पुरस्कार स्वीकार कर सका। हे, मैं सचमुच एक प्रतिभाशाली हूँ, आर्य ने आत्ममुग्ध होकर सोचा। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पोता मेरे हर्षसेन के परिवार के प्रति निस्वार्थ समर्पण के नैतिक गुण को सचमुच विरासत में पाएगा। व्यक्तिगत लाभ हानि की परवाह न करते हुए परिवार के लिए खुद को समर्पित करने को तैयार।
आपकी भावना परिवार द्वारा प्रचारित किए जाने योग्य है। आपके विचारों ने मुझे भी छुआ, तो मैं आपकी बात मानूंगा। आदेश वापस ले लो और अब मुआवजे से तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। हर्षसेन ने आर्य के कंधे पर थपथपाया। बहुत राहत महसूस हुई। आर्य के चेहरे के भाव तुरंत जम गए। रुको बुजुर्ग, तुम नियमों से क्यों नहीं खेल रहे हो? हर्षसेन ने अपने हाथ पीठ के पीछे करके दिल खोलकर हंसा और आराम से आर्य के कमरे से बाहर निकल गया। उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया, एक बोझ उतर गया। वह अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस कर रहा था। केवल आर्य बऊर्जा थी, हवा में बिखरी हुई। टीवी नाटक वाकई भ्रामक होते हैं। जो पटकथा लेखक बकवास लिखते हैं, मैं उनकी माताओं को धिक्कारता हूँ। महल के वस्त्र पहने वह सुंदर स्त्री निराशा से भर गई थी। यह बेटा सचमुच एक बार मृत्यु का अनुभव करने के बाद पागल हो गया था। वह सोच रही थी कि क्या फावड़ा ढूंढकर उसके सिर पर फिर से वार करके देखना चाहिए कि क्या आर्य सामान्य हो सकता है। देर रात आर्य के कमरे में केवल वही बचा था। दिन में कई प्रसिद्ध डॉक्टरों ने परामर्श किया था और सिद्ध किया था कि उसका भौतिक शरीर बिना किसी समस्या के ठीक हो गया था। यहाँ तक कि उसकी ऊर्जा और रक्त भी शक्तिशाली थे, अत्यधिक तेजी से बह रहे थे, कोमा में जाने से पहले की तुलना में 10 गुना अधिक। आर्य के पिता, माता, चाउरजा और चाचा मिलने के बाद राहत महसूस कर रहे थे और फिर अपने काम में लग गए। जाते समय केवल आर्य की माँ ही बुदबुदा रही थी, इस बच्चे का सिर टूट गया है, मुझे क्या करना चाहिए। खाली कमरे में अकेले बैठे मोमबत्ती मंद मंद टिमटिमा रही थी। आर्य ने ध्यान से 2 चीजें निकालीं और उन्हें अपने सामने सजा दिया। 3 सुनहरे पत्तों पर छोटे छोटे अक्षर घनी तरह से भरे हुए थे। हालांकि वे आर्य के भौतिक शरीर में समा गए थे, फिर भी उन्हें निकाला जा सकता था। ये 3 अद्वितीय साधना तकनीकें थीं। अपने नाम से ही वे असाधारण लग रही थीं। मिलकर ये तीनों एक अलौकिक दिव्य क्षमता, महान पुनरुद्धार कला में भी परिवर्तित हो सकती थीं। अनगिनत वर्षों तक किसी ने भी इसमें महारत हासिल नहीं की थी, फिर भी उसे यह नसीब था। उसके पुनर्जन्म के बाद उसके भौतिक शरीर में ऊर्जा की 3 मंद लेकिन शुद्ध धाराएं बह रही थीं, जो क्रमशः जीवन, मृत्यु और आत्मा का प्रतिनिधित्व करती थीं। उसका भौतिक शरीर 10 गुना शक्तिशाली था, जो जीवन ऊर्जा की रचना थी। ये 3 सुनहरे पत्ते निश्चित रूप से वही थे जो इंस्टेंट नूडल के विज्ञापनों में कहा जाता है, स्वादिष्ट और दृश्यमान। सहस्राब्दी पुराने कछुए और 10,000 साल पुराने दिव्य मुलायम कवच वाले कछुए की कहानी जिसे बताया जाना था। शीर्षक बिल्कुल ही घटिया था। शुरू में आर्य ने सोचा था कि यह 2 बुजुर्गों की प्रेम कहानी है जो जीवन और मृत्यु में एक दूसरे पर निर्भर थे। लेकिन ध्यान से पढ़ने पर उसे एहसास हुआ कि इसमें उसके दादा के समय के उस स्वर्गीय दरबारी बूढ़े कछुए द्वारा दर्ज किए गए सभी प्रकार के अवलोकन शामिल थे। हालांकि पन्ने काले और सफेद थे, फिर भी कई चित्र थे जिनसे इसे समझना आसान हो गया। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विभिन्न पारिवारिक रहस्यों की साधना विधियां शामिल थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विभिन्न पारिवारिक गुप्त कलाओं की साधना विधियां शामिल थीं, जिससे यह स्वर्गीय क्षेत्र में साधना का एक छोटा सा विश्वकोश बन गया। विषयवस्तु रोमांचक और अप्रत्याशित थी, जिसने आर्य के दिन भर के नुकसानों की थोड़ी सी राहत और क्षतिपूर्ति का काम किया। ऐसे नहीं, ऐसे अभी भी नहीं। आर्य लगातार अपनी मुद्रा समायोजित करता रहा, क्षैतिज रूप से लेटता रहा, सिर के बल खड़ा होता रहा, पालथी मारकर बैठता रहा, तिरछा झुकता रहा। एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते उसने कई मुद्राएं अपनाई, लेकिन उसके भौतिक शरीर के भीतर ऊर्जा की 3 मंद लेकिन शुद्ध धाराएं हमेशा अपने आप बहती रहीं, घमंडी सी दिखती रहीं, आर्य को पूरी तरह से अनदेखा करती रहीं। आर्य कमीने, यहाँ से निकल जाओ।
क्या हो रहा है? आर्य चौंक गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक चरमराहट के साथ आर्य ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक सुंदर सफेद कपड़े पहने आदमी कमर में एक लंबी तलवार लिए चांदनी में उसे चुनौती दे रहा है। चोर आर्य की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि वह इस व्यक्ति को नहीं जानता, इसलिए यह कोई बदमाश होगा जो कहीं से प्रकट हो गया। सफेद कपड़े पहने उस आदमी के चेहरे पर तलवार जैसी भौहें और तारों भरी आंखें, भौहें उठी हुई और होठों पर व्यंग्यात्मक भाव था, तिरस्कार का भाव था। मदद के लिए पुकारना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। जब मैं आया था तब मैंने तुम्हारे आंगन के चारों ओर 9 संरचना ध्वज लगा दिए थे, जिससे एक मुहर बन गई थी। अगर तुम गला बैठने तक चिल्लाते भी रहे तो भी कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष तैयार था और उसने आर्य को घेर लिया था। अरे, क्या मैंने अभी अभी पुनर्जन्म नहीं लिया? मेरी हत्या क्यों की जा रही है? क्या मैं पुनर्जन्म के इतिहास में सबसे कम उम्र का पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति बन जाऊंगा? आर्य का मन उथल पुथल भरे विचारों से भरा हुआ था। वह जितना घबरा रहा था उसके लिए शांत होना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। तुम्हारे और मेरे बीच कोई पुरानी शिकायत नहीं है, कोई मौजूदा दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तुम मेरे लिए यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें कोई गलत व्यक्ति मिल गया है? आर्य ने समय रोकने की कोशिश की, उसके मन में लगातार तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। सोच रहा था कि कैसे बचकर निकला जाए। शौर्य परिवार की सुरक्षा व्यवस्था वाकई खराब थी। एक प्रतिष्ठित सेन परिवार के साथ पिछवाड़े जैसा व्यवहार किया जाता था, जिसमें आसानी से घुसपैठ की जा सकती थी। यह कैसी स्थिति है? हम इस भौतिक शरीर की मूल स्मृतियों के अनुसार इस धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट के लिए 3 स्तर के क्षेत्र हैं: प्रशिक्षु, मार्शल आर्टिस्ट और मार्शल जनरल। हर लेवल को आगे 3 उपस्तरों में बांटा गया है: प्राथमिक, मध्यवर्ती और उन्नत। मैं शायद एक मध्यवर्ती प्रशिक्षु हूं। तो इस आदमी का रैंक क्या है? धिक्कार है, मैं बता नहीं सकता। परेशान करने वाला। आर्य ने बहुत देर तक हिसाब लगाया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। कोई शिकायत नहीं। तुमने वो चुराया जिससे मैं प्यार करता था। तुमने मेरी पत्नी छीन ली, ये एक असहनीय नफरत है। आज भले ही शौर्य परिवार और नवसेन परिवार मिलकर मेरा पीछा करें, मैं अपने दिल की नफरत मिटाने के लिए तुम्हारा सिर काट दूंगा। सफेद कपड़े पहने आदमी ने आर्य से उत्साह और नेक व्यवहार के साथ बात की। पत्नी चुराने की नफरत? धिक्कार है, मैं अभी भी कुंवारा हूं। मैंने कौन सी पत्नी चुराई? ये तो मैं नहीं था। बूढ़ा विक्रम बगल में है, अपराधी का सिर होता है, कर्जदार का मालिक होता है, जाओ उसे ढूंढो। आर्य ने बगल वाली दीवार की ओर इशारा करते हुए बकवास की। सफेद कपड़े पहने आदमी ने भौहें चढ़ाई। बूढ़ा विक्रम कौन है? उसने अभय सिंह के साथ क्या किया? सफेद कपड़े वाले आदमी के शरीर से एक खौफनाक हत्या का इरादा निकला, मानो ब्लेडों का पहाड़ और आग का समंदर उतर आया हो। उस खौफनाक हत्या के इरादे ने आर्य को दबा दिया, जिससे उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। आर्य को अचानक एहसास हुआ, तो चांदनी तुम्हारी पत्नी है। वह छोटी कुतिया, उसकी दूसरी शादी हुई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इस शरीर का असली मालिक उससे शादी करने के बजाय मरना पसंद करेगा। कौन घिसापिटा जूता पहनना चाहेगा? चुप रहो, तुम्हें मेरी देवी का अपमान करने की इजाजत नहीं है। मैं यंग मिस पार्वती से कभी नहीं मिला। मैंने उनकी खूबसूरती सिर्फ एक पेंटिंग में देखी थी और तब से मैं दिन रात उनके बारे में सोचता रहता हूँ। मैं उन्हें नींद में भी नहीं भूल सकता और तब से मैंने उन्हें अपनी धर्मसेन की पत्नी घोषित कर दिया है। जो कोई भी उन्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा,
मैं उसे मार डालूंगा। सफेद कपड़े पहने आदमी की हत्या की मंशा और मजबूत हो गई। आर्य हक्का बक्का रह गया। अरे बाप रे, एक महान प्रशंसक, मैं ऐसा भी सामना कर सकता हूँ। इस पुनर्जन्म के बाद की किस्मत वाकई कमाल की है। तुम उस व्यक्ति से मिले भी नहीं हो और तुमने तय कर लिया है कि वह तुम्हारी होने वाली पत्नी है। तुम्हें अब तक जीने की हिम्मत किसने दी? और नाम भी धर्मसेन। तुम्हारी माँ जरूर अनपढ़ होंगी। इतने सीधे सादे नाम के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना सुंदर है, लेकिन उसे कोई साथी नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं। मैं तुम्हें अभी एक चाल चलने का मौका देता हूं। अगर तुम मुझे एक दो चालों में हरा दोगे तो मैं वापस लौट जाऊंगा, वरना मैं अपनी देवी को अपवित्र करने की कीमत पर तुम्हारा सिर ले लूंगा। धर्मसेन ने अपने नाम के अनुरूप पूरी ईमानदारी से काम किया। तो अब मैं सगाई तोड़ने की घोषणा करता हूं। मैं अब तुम्हारे सपनों में तुम्हारी देवी को अपवित्र नहीं करूंगा। चलो दोनों घर जाकर सो जाते हैं। ठीक है। आर्य ने कमजोरी से कहा। उसे सचमुच लड़ने का कोई भरोसा नहीं था। हालांकि इस भौतिक शरीर में अच्छी युद्ध शक्ति थी, आर्य एक पुनर्जीवन था। यादें फिल्मों जैसी थीं, सिर्फ संदर्भ और समझ के लिए। समाजवाद के एक अच्छे युवा के रूप में आर्य ने एक मुर्गी भी नहीं मारी थी। लोगों से लड़ना तो दूर की बात है, मूल मालिक की यादों में लोगों से लड़ने का अनुभव जरूर था, और वह भी कई बार। लेकिन आर्य को अभी भी लड़ना नहीं आता, ठीक वैसे ही जैसे सिनेमाघर में 1 से 6 बजे तक रेजिडेंट इविल देखने का मतलब यह नहीं कि आपको ज़ॉम्बी से लड़ना आ जाएगा। नहीं, धर्मसेन ने आर्य के सुझाव को पूरी ईमानदारी से ठुकरा दिया। मेरी देवी से सगाई तोड़ने की तुम्हारी घोषणा भी मेरी देवी का अपमान है। मेरे दिल में मेरी देवी परिपूर्ण और निष्कलंक है, और तुम उसके जीवन में एकमात्र कलंक हो। तुम्हें अवश्य ही समाप्त कर देना चाहिए। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। चांद पर काले बादल छा गए और धरती पर अंधेरा छा गया। छोटे से आंगन में दोनों आमने सामने हो गए। हत्या की भावना की लहर लगातार उमड़ रही थी। अपनी चाल चलो। मैं तुम्हें वार करने का एक मौका देता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालने के बाद पाताल लोक में शिकायत कर दो कि मैंने तुम्हें प्रतिरोध करने का मौका ही नहीं दिया। धर्मसेन नेक और ईमानदार था। हालांकि वही शौर्य परिवार में दुल्हन को छीनने आया था, फिर भी उसने ऐसे बात की जैसे वही नेक परिवार हो। आर्य ने शोक भरी निगाहों से धर्मसेन को देखा। कुछ देर तक सोच विचार करता रहा। उसके दिमाग में हजारों विचार कौंध रहे थे। वह इस एक को टाल नहीं सकता था, लेकिन उसे कौन सी चाल चलनी चाहिए? लंबे गतिरोध के बाद भी आर्य ने कोई कदम नहीं उठाया था, और धर्मसेन का धैर्य जवाब दे रहा था, समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा आंगन मेरे फॉर्मेशन ध्वज से पहले ही सील कर दिया गया है, इसलिए चाहे तुम हमेशा के लिए इंतजार करो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। धर्मसेन की अधीर आवाज अभी भी धीमी नहीं हुई थी। खैर, यह लड़ाई अपरिहार्य थी। चुपचाप मार सहने से बेहतर था कि पहल की जाए। मेरे महान स्वर्गीय राजवंश के जुआन हुआन उपन्यासों में लिखा है कि जीवन मरण की परिस्थितियों में भी बेहतरीन अवसर होते हैं। शायद इस प्यारे लड़के के दबाव से मैं अपने अंदर के उन 3 अवज्ञाकारी बदमाशों को काबू कर सकूं। अरे, मैं तो पूरी ताकत लगा दूंगा। आर्य ने हिम्मत जुटाई और एक ही कदम में आगे बढ़ गया। कोहनी मुक्का। मैंने तो मुक्का भी नहीं मारा, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उससे टकराने वाला हूं? पुनर्जन्म के बाद उसने अपने नए भौतिक शरीर की गति का ठीक से अंदाजा नहीं लगाया था। आर्य की मुट्ठी अभी भी उसकी कमर पर कसी हुई थी जब उसका पूरा शरीर धर्मसेन से टकराया। धर्मसेन का विशाल चेहरा आर्य की दृष्टि में असीम रूप से फैल गया और अंततः उसे पूरी तरह से भर दिया।
एक जोरदार धमाके के साथ धर्मसेन और आर्य एक दूसरे से टकरा गए। उनके शरीर लौकी की तरह उलझकर दूर जा गिरे। आह, कितना दर्द हो रहा है। धर्मसेन की नाक आर्य के माथे से सीधे टकराई। उसकी नाक का पुल टूट गया और उसकी नाक से बहुत खून बहने लगा, जिससे जमीन लाल हो गई। आह, कितना दर्द हो रहा है। आर्य ने भी दर्द से एक जोरदार चीख मारी। क्रिया का अर्थ प्रतिक्रिया होता है, और उसकी मुट्ठी भी झटके से घायल हो गई, लगभग टूट गई। हालांकि आर्य की मुट्ठी की सतह पर हरे प्रकाश की एक परत छा गई और बहने लगी। झटके से लगी चोट तुरंत ठीक हो गई और आर्य को लगा कि उसकी मुट्ठी पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। कम से कम उसमें दर्जनों पाउंड का बल तो आ गया था। ये क्या है? मैं उस जीवन ऊर्जा को सिर्फ तभी सक्रिय कर सकता हूं जब मैं घायल हूं। लेकिन ये तो लड़ने के साथ साथ और भी मजबूत होने की लय है। हर चोट विनाश से पुनर्जन्म है। ये मुझे और भी मजबूत बनाती है। ये सोचकर आर्य और भी ज्यादा उत्साहित हो गया और कार्प मछली की तरह उछल पड़ा। उसने खुशी से उछलकर नीचे कदम रखा। आउच! क्रैक! आर्य का पैर गलती से धर्मसेन की छाती पर लग गया, जिससे उसकी कई पसलियां टूट गईं। मैं सोच रहा था कि पैरों के नीचे थोड़ा सा उभार क्यों है। तो तुम वहां नीचे थे। मैं कहता हूं दोस्त, अगर तुम उदास भी हो तो तुम्हें खुद को इस तरह से कोसना नहीं चाहिए। इतनी जगह होने के बावजूद तुम्हें मेरे पैरों के नीचे आना ही था। आर्य बड़बड़ाती रही। धर्मसेन के सीने में पहले से ही ऊर्जा का एक घूंट भरा हुआ था और अब वह पूरी तरह से फट गया, जिससे कम से कम 3 लीटर खून निकल आया। चलो, मुझे एक अच्छी लड़ाई लड़ने दो। आर्य ने पाया कि उस जीवन ऊर्जा के पोषण से उसके भौतिक शरीर की शक्ति 10 गुना बढ़ गई थी। वह अचानक ऊर्जावान और अविश्वसनीय रूप से उत्साहित महसूस कर रहा था, मानो किसी बच्चे को कोई नया खिलौना मिल गया हो। धर्मसेन को अपनी भावनाओं को शांत करने में काफी समय लगा, जो उमड़ती लहरों की तरह थीं। अपने अंगों को तानते हुए धर्मसेन को हर जगह दर्द महसूस हुआ। न केवल बाहरी चोटें, बल्कि अंदरूनी चोटें भी। पहले जो लात मारी थी वह हल्की नहीं थी। आर्य 200 पाउंड से ज्यादा वजन वाला एक बड़ा आदमी था, जो उसे झेल सकता था। और ये शब्द क्या वह जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था? धर्मसेन का चेहरा उदास था जब वह आर्य को देख रहा था। उसके मन में एक गहरी हत्या की मंशा थी, मानो ठंडी हवा आंगन के हर कोने में बह रही हो। मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। धर्मसेन की हत्या की मंशा साफ झलक रही थी। हर शब्द उसके मुंह से निकल रहा था। आओ, आओ! आर्य ने अपनी उंगली से इशारा किया, उसे उकसाते हुए। जो उससे निपट सके वह इतना मजबूत तो नहीं हो सकता, है ना? यह लो तलवार। एक झटके के साथ धर्मसेन ने अपनी कमर से एक लंबी तलवार निकाली, जिसकी चांदी जैसी रोशनी चमक रही थी, और उसे आर्य के दिल की ओर बढ़ा दिया। ठंडी चमक तारों जैसी, धब्बेदार और हर जगह बिखरी हुई। अरे, मेरी सुनहरी घंटी जैसी ढाल को देखो। आर्य निडर था, अपने हाथों को सामने करके 2 बेतरतीब इशारे कर रहा था। उसके शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। खनक खनक खनक, धमाका, खनक खनक। तलवार की सारी चमक सुनहरी ढाल ने रोक ली। यह कैसे संभव है? धर्मसेन तेजी से पीछे हट गया। उसका मुंह ओ आकार में खुला रह गया। अरे, यह वाकई काम करता है। आर्य धर्मसेन से भी ज्यादा हैरान थी। सुनहरी घंटी वाली ढाल के बारे में आर्य ने अभी-अभी द स्टोरी ऑफ द मिलेनियम सॉफ्ट-शेल्ड टर्टल एंड द 10,000 ईयर डिवाइन टर्टल दैट हैड टू बी टोल्ड किताब पर नजर डालकर सीखा था। अभी-अभी आर्य बस यही चाहता था कि जो उसने सीखा था उसे अमल में लाए।
उसने सोचा भी नहीं था कि वह सचमुच एक सुनहरी घंटी बुला पाएगा और धर्मसेन की तलवार के वार को रोक पाएगा। बाहर तुम्हारे बारे में जो वर्णन हैं, वे उतने प्रभावशाली नहीं हैं। क्या यह हो सकता है कि तुम शौर्य परिवार का असली छुपा हुआ तुरुप का पत्ता हो, जिसे कई सालों से छिपाकर रखा गया है, अपनी प्रतिभा को दुनिया से छिपाकर सालों की खामोशी के बाद एक चौंकाने वाला धमाका करने की तैयारी में हो? धर्मसेन के मन में विचार उमड़ पड़े और उसने तुरंत एक स्वघोषित सही अनुमान लगा लिया। आर्य ने दया से धर्मसेन को देखा। वाकई तुम एक चुन्नी ब्यो हो। तुमने मेरी असलियत जान ली है। धर्मसेन ने एक शब्द भी नहीं कहा और भाग गया। एक धमाके के साथ वह एक काले बर्तन जैसी छाती से टकराया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। आर्य, तुमने अभी कौन सी गुप्त तकनीक इस्तेमाल की? रंजित एक सख्त बड़ा भाई था। वह न केवल आर्य के साथ सख्त था, बल्कि खुद के साथ भी लगभग दुर्व्यवहार करता था। आदित्य सिंह की योग्यता आर्य जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन शौर्य परिवार के युवा शिष्यों में उसकी ताकत साल भर अव्वल दर्जे की थी। फेंग लिंगशियाओ ने धर्मसेन पर ध्यान नहीं दिया, जो अकड़कर बेहोश पड़ा था। उसकी नजरें उस गोल्डन बेल शील्ड पर टिकी थीं, जो अभी तक वीरांगी यू के शरीर से गायब नहीं हुई थी। उसने वीरांगी परिवार के धर्मग्रंथ मंडप में यह गुप्त तकनीक पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन इसका असली स्तर बिल्कुल भी कम नहीं था। फेंग यू घबरा गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वीरांगी लिंगशियाओ उसे गोल्डन बेल शील्ड का इस्तेमाल करते हुए देखेगा। अगर कोई और होता तो वह उन्हें चुप करा सकता था, लेकिन एक गुप्त तकनीक के कारण अपने भाई पर हमला करना, वीरांगी यू ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन गोल्डन बेल शील्ड की उत्पत्ति कैसे समझा जाए? आर्य की नजरें इधर-उधर घूमी और उसे तुरंत एक विचार आया। कुछ देर पहले जब मैं बाहर गया था, तो सड़क पर भीख मांगते एक बूढ़े आदमी से मेरी मुलाकात हुई। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसे पेट भरने के लिए उबले हुए बंस खरीदने के लिए 3 तांबे के सिक्के दिए। बदले में उसने मुझे एक प्राचीन पुस्तक दी जिसमें इस गुप्त तकनीक गोल्डन बेल शील्ड का वर्णन था। तो बस, जैसी की उम्मीद थी, अच्छे कर्म करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। रंजित ने आर्य की कहानी पर विश्वास करते हुए सिर हिलाया। आर्य ने मन ही मन ठंडा पसीना पोंछा। क्या उसे ऐसी घिसी-पिटी कहानी पर विश्वास था? वाकई इस दुनिया में कोई वेब उपन्यास नहीं है। बड़े भाई, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यह गोल्डन बेल शील्ड साधना तकनीक सिखाऊं? आर्य ने सक्रियता से प्रस्ताव रखा। उसकी याद में हालांकि आदित्य सिंह कठोर था, वह परिवार और उसे अपने छोटे भाई दोनों का बहुत सम्मान करता था। अपने बड़े भाई को उसकी ताकत बढ़ाने के लिए गोल्डन बेल शील्ड सिखाना आर्य के लिए फायदेमंद और नुकसानदेह होगा। चलो नहीं, यह गुप्त तकनीक तुम्हें उस एकांत प्रिय विशेषज्ञ ने सिखाई थी। अगर तुम इसे फैलाओगे तो हो सकता है कि यह उस विशेषज्ञ की इच्छा के अनुरूप न हो। रंजित ने आर्य के सुझाव को अस्वीकार करते हुए हाथ हिलाया। तुरंत उसने अपना सिर नीचे किया और जमीन पर बेहोश पड़े धर्मसेन को देखा। उसे क्या हुआ है? आर्य ने धर्मसेन को मुंह से झाग निकलते और अपने अंगों को ऐंठते हुए देखा। उसने अपने माथे पर हाथ रखा। इस बेवकूफ का वर्णन कैसे करे, यह समझ नहीं पा रहा था। उसने पिछली घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। रंजित की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। प्यार के लिए उसका साहस सराहनीय है, लेकिन मेरे शौर्य परिवार के निवास में घुसकर शौर्य परिवार के एक शिष्य की हत्या करने की कोशिश करने के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सराहनीय? सराहनीय मेरे पैर! आर्य अपने बड़े भाई के रवैये से बहुत नाराज था। कोई उसके छोटे भाई को मारने के लिए उसके दरवाजे पर पहले ही आ चुका था
और फिर भी उसने इसे सराहनीय साहस कहा। उसे शक था कि उसका बड़ा भाई झूठा है। हालांकि धर्मसेन ने हद कर दी, उसे मारा नहीं जा सकता। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे स्वर्ण परिवार का शिष्य होना चाहिए, जो पश्चिम शहर का महान व्यापारी था। लियू परिवार, पश्चिम शहर का महान व्यापारी। जब आर्य ने ये 6 शब्द सुने तो वह तुरंत चौंक गया। उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। पश्चिम शहर अमरावती देश का एक बड़ा शहर था। शहर के सबसे धनी लोगों को ही महान व्यापारी कहा जा सकता था। यह दुनिया, चाहे कोई किसी भी दुनिया में चला जाए, एक जैसी ही थी। जिनके पास पैसा और ताकत होती थी, उनके साथ आमतौर पर खिलवाड़ नहीं किया जाता था। पश्चिमी शहर स्वर्ण परिवार के पास न केवल अद्भुत धन संपत्ति थी, बल्कि अमरावती देश के दरबार में भी उनकी काफी शक्ति थी। वर्तमान में अमरावती देश के महल की सबसे प्रिय उपपत्नी हुआ पश्चिमी शहर स्वर्ण परिवार से थी, और एक महान सेनापति लियू वांडा भी स्वर्ण परिवार का सदस्य था। ऐसी भी अफवाहें थीं कि 3 साल पहले स्वर्ण परिवार ने अपार धन संपत्ति और संसाधनों का इस्तेमाल करके एक छोटे से प्रतिभाशाली व्यक्ति भद्र को जबरदस्ती पाला था, जिसे एक अमर महल का आशीर्वाद प्राप्त था और उसने अपना शिष्य बना लिया था। हालांकि उसके पीछे स्वर्ण परिवार के पास अपार शक्ति होने के बावजूद आर्य शौर्य परिवार में सेंध लगाने और एक प्रत्यक्ष वंशज पर घात लगाकर हमला करने के लिए धर्मसेन को आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। अगर यह मिसाल कायम हो जाती तो भविष्य में कौन उसका और उसके पीछे शौर्य परिवार का सम्मान करेगा। स्वर्ण परिवार को पूरी तरह से नाराज होने से बचाने के लिए, हालांकि इस घटना से हवेली के सामने खून खराबा या लाशें नहीं होती, फिर भी स्वर्ण परिवार को थोड़ा बहुत मुआवजा देना पड़ता। क्या हो रहा है? किसी को छुड़ाने के लिए 300 आत्मा रत्नों? क्या यह वीरांगी परिवार पागल है? पश्चिम नगर स्वर्ण परिवार में सुबह सुबह एक कबूतर हवेली के गेट पर पहुंचा, जिसके पतले पैर में एक गुलाबी नोट बंधा था। स्वर्ण परिवार के मुखिया लियू विक्रमवान सबसे पहले उस नोट को देखने वाले थे। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना हाथ मेज पर पटक दिया। उनकी हथेली के जोर से 1000 साल पुरानी लकड़ी की मेज हिल गई और उसमें अनगिनत रेखाएं बन गईं। कुल प्रमुख, अपना गुस्सा शांत करो। बर्फ जैसे बालों वाला एक बूढ़ा नौकर लियू विक्रमवान के पास खड़ा था। उसकी वृद्ध काया थोड़ी कांप रही थी। इस बार यह मामला धर्मसेन की गलती है। उसने रात में यादव में घुसपैठ की और यादव के एक युवा स्वामी देव की लगभग हत्या कर दी। यादव की मुआवजे की मांग उम्मीद के मुताबिक ही है। स्वर्ण परिवार के बूढ़े नौकर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। वह अपने कुल प्रमुख लियू विक्रमवान के हृदय स्वभाव को जानता था, जो धन के लिए अपने प्राणों जितना ही लालूर्जा था, वरना वह मात्र 300 आत्मा रत्नों पर इतना क्रोधित न होता। यादव और स्वर्ण परिवार के बीच वाकई बहुत ही खराब रिश्ता था और उनमें गहरी दुश्मनी थी, लेकिन अगर वे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ देते तो मात्र 300 आत्मा रत्न उसकी भरपाई कैसे कर सकते थे। यादव की तो बात ही छोड़िए, वे तो अमरावती देश के शाही परिवार की बाधा भी पार नहीं कर पाते। शौर्य परिवार, लकड़ी का शेड। एक ठंडे नम कोने में सिर्फ रंगीन अंडरवियर पहने एक नंगा आदमी गुस्से से दहाड़ रहा था। आर्य, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक विद्वान को मारा जा सकता है, अपमानित नहीं किया जा सकता। मेरे सारे कपड़े उतारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नंगा आदमी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन उसे बांधने वाली रस्सियां बहुत मजबूत थीं। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह उन कड़े बंधनों से नहीं निकल सका। आर्य एक तरफ बैठ गया, अपनी आंखें आधी बंद कर लीं और ऊब से जम्हाई लेते हुए बोला, चलो चिल्लाओ। अगर तुम गला टूटने तक भी चिल्लाओगे तो भी कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। वह नंगा आदमी कोई और नहीं बल्कि धर्मसेन था,
जिसने पहले आर्य पर घात लगाकर हमला किया था। आर्य को ऐसे मूर्ख के लिए कभी कोई सहानुभूति नहीं हुई थी। तो मुझे मार डालो। नहीं, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो फिरौती के बदले में क्या दूंगा? तो फिर मेरी चीजें मुझे लौटा दो। नहीं, तुम्हें मैंने जिंदा पकड़ लिया था। सिद्धांततः तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मेरी युद्ध लूट है। आर्य एक जिद्दी कंजूस था। क्या उसे लगता था कि जो कुछ भी उसके हाथ लग गया है उसे वह वापस पा सकता है? अरे बिल्कुल नहीं। सोच रहा था कि उसने एक जर्जर घर की रखवाली की थी जिसमें पानी या बिजली नहीं थी, और वह भी अकेले बुलडोजर के सामने। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। और मुआवजे के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डालने की भी हिम्मत की। लंबे इंतजार के बाद आर्य के चेहरे पर धीरे धीरे अधीरता के भाव दिखाई देने लगे। मैं कहता हूं धर्मसेन, तुम्हारे पिता नकली तो नहीं हैं। उन्हें तुम्हारे जीने मरने की जरा भी परवाह नहीं है। आर्य ने धर्मसेन की तरफ देखा, जिसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम्हारे पिता नकली हैं? बात बस इतनी है कि मेरे पिता को शायद 300 आत्मा रत्नों बहुत ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए शायद वह स्वर्ण परिवार के गोदाम में इधर उधर भटक रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आए या नहीं। अपने बेटे को उसके पिता से बेहतर कोई नहीं जानता। धर्मसेन अपने बुजुर्ग पिता के स्वभाव को अंदर बाहर से जानता था। यह सुनकर आर्य को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। यह फिरौती की मांग शायद आसानी से पूरी नहीं होगी। अंकल रुद्र, क्या आपको यकीन है कि आर्य इतना शक्तिशाली नहीं है? यह बूढ़ा नौकर पक्का है। शौर्य परिवार के प्रवेश द्वार पर ब्रोकेड के वस्त्र पहने एक थोड़े मोटे अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी छोटी मटर के दाने जितनी आंखें खोलकर अपने बगल में बैठे सफेद बालों वाले नौकर को देखने की कोशिश की। यही बातचीत कम से कम 3 बार दोहराई गई थी। शौर्य परिवार के युवा गुरुओं में केवलादित्य सिंह ही उत्कृष्ट है। 13 वर्ष की आयु में उसने स्वयं युद्ध का अनुभव किया और अनगिनत शक्तिशाली शत्रुओं का वध किया। 15 वर्ष की आयु तक उसने बर्बर जाति के 10 उन्नत प्रशिक्षुओं के साथ सूर्यास्त के समय युद्ध करके विशिष्ट सैन्य योग्यताएं प्राप्त कर ली थीं। एक महत्वपूर्ण क्षण में आदित्य सिंह को अचानक मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र में सफलता मिली, जहां उसने रक्तपात में लड़ते हुए बर्बर जाति के 10 योद्धाओं को मार डाला और उसकी प्रतिष्ठा गौरवशाली हो गई। अमरावती देश में युवा पीढ़ी के बीच उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जब आदित्य सिंह का उल्लेख हुआ तो अंकल रुद्र की धुंधली आंखें भी तेज रोशनी से चमक उठीं। फिर उसने हल्की खांसी की और आगे कहा, जहां तक आर्य की बात है, हालांकि उसके पास भी उच्चस्तरीय प्रतिभा है, उसकी प्रतिभा और हृदय स्वभाव विराट से एक स्तर से भी कमतर हैं। यह शौर्य परिवार द्वारा नवसेन परिवार के साथ उसका विवाह तय करने के निर्णय से देखा जा सकता है। विवाह संबंधों में शामिल लोग आमतौर पर कुल प्रमुख के पद तक नहीं पहुंच पाते और यहां तक कि सबसे उत्तम पारिवारिक विरासत सीखने के भी अयोग्य होते हैं। बाजार की अफवाहों के अनुसार आर्य का राज्य ज्यादा से ज्यादा एक मध्यवर्ती प्रशिक्षु के बराबर है, जो उसी उम्र के विराट से एक स्तर से भी कम है। चाचा जियांग ने बारीकी से कहानी सुनाई, जिससे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को आखिरकार राहत मिली। उन्होंने अपना गला साफ किया और अंत में घोषणा की, पश्चिम शहर स्वर्ण परिवार के लिए विक्रमवान शौर्य परिवार के कुल प्रमुख से मिलने का आदरपूर्वक अनुरोध करते हैं। धिक्कार है, तुम्हारे पिता सचमुच परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। कबीले के मुखिया का बुलावा पाकर आर्य अपने पैरों की उंगलियों से ही समझ गया कि यह लियू विक्रमवान की ही चाल है। धर्मसेन खामोश रहा, ठंडी हवा में अकेला कांप रहा था। उसकी रंगीन अंडरवियर लकड़ी के शेड के नीरस रंग के सामने और भी ज्यादा चमकदार दिखाई दे रही थी। शौर्य परिवार प्रशिक्षण मैदान।
जब आर्य पहुंचा तो कुल प्रमुख विक्रम पहले से ही लियू विक्रमवान से बातचीत कर रहा था। आर्य ने देखा कि प्रशिक्षण मैदान में ज्यादा लोग नहीं थे। शौर्य परिवार में, जिसमें वह खुद भी शामिल था, 3 लोग थे, कुल प्रमुख विक्रम और उसका बड़ा भाई आदित्य सिंह। स्वर्ण परिवार की तरफ से भड़कीले कपड़े पहने एक मोटा आदमी था। इसमें कोई शक नहीं कि वह धर्मसेन का पिता था, यहाँ तक कि उसकी ठुड्डी पर दाढ़ी भी वैसी ही थी। तभी आर्य को राहत मिली कि धर्मसेन उसकी माँ और पड़ोस के बूढ़े आदमी की संतान नहीं था। मोटे आदमी के बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी पीठ झुकी हुई थी। आर्य ने उसे पहली नजर में ही सिहरन पैदा कर दी। यह बूढ़ा आदमी कोई काम का नहीं था। आर्य ने अपना पहला फैसला सुना दिया। एक जिद्दी कब्जा करने वाले के तौर पर आर्य लोगों को पहचानने में माहिर था। यह बूढ़ा आदमी घास में छिपे किसी जहरीले सांप जैसा था, जो अपने हानिरहित बाहरी आवरण के नीचे एक भयावह स्वभाव छिपाए हुए था। बूढ़े आदमी के दूसरी तरफ एक सुंदर यंग मास्टर था, जिसके चेहरे पर घमंड था और कमर में एक लंबी तलवार लटक रही थी। उसका आत्मसंतुष्ट व्यवहार देखकर तो उसे पीटने का मन करता था। अरे, वह तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। आर्य, तुम आ गए। अपने पोते को आते देख विक्रम के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दादा दादी अपने पोते पोतियों को लाड़ प्यार करते हैं। विक्रम अपने दोनों पोते पोतियों से बहुत प्यार करता था। नमस्ते दादाजी। नमस्ते मोटे चाचा। आर्य बहुत ही शालीन और विनम्र था। हालांकि मोटे चाचा संबोधन ने लियू विक्रमवान के चेहरे की मुस्कान को फीका कर दिया। यह बच्चा सचमुच बात करना जानता है। लियू विक्रमवान के शब्द दांत पीसते हुए निकल रहे थे। मोटा कहलाना उसके लिए वर्जित था। पश्चिम नगर में उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कौन कर सकता था। यह बच्चा सचमुच बात करना नहीं जानता। यह लियू विक्रमवान है, पश्चिम नगर में स्वर्ण परिवार का कुल प्रमुख, जो धर्मसेन का पिता है, जिसने पहले तुम्हारी हत्या करने की कोशिश की थी। ऊपर से विक्रम आर्य को डांट रहा था, लेकिन उसके लहजे में हत्या शब्द जोर दे रहे थे। विक्रम ने तेजवीर के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया, बल्कि एक ठंडे व्यंग्य का भाव अपनाया। तेजवीर का चेहरा काला पड़ गया और उसने सिर ऊंचा करके विक्रम को घूरा। विक्रम निडर रहा, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान लगातार बनी रही। अरे बड़े भाई, लगता है कुल प्रमुख और उस मोटे चाचा के बीच एक अनोखा रिश्ता है। क्या वे इस तरह एक दूसरे को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बचपन में उनके बीच कुछ भाईचारा था? आर्य ने इसकी कल्पना की, हंसी, और उसका मन अकथनीय गंदी तस्वीरों से भर गया। थप्पड़। आदित्य सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के आर्य के सिर पर एक तमाचा जड़ दिया। आदित्य सिंह जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का इतना गंदी सोच वाला छोटा भाई कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी भाईचारा नहीं, बल्कि बेइंतहा नफरत। पश्चिमी शहर का स्वर्ण परिवार बहुत शक्तिशाली है और शौर्य परिवार के वरिष्ठों के साथ उसका बार बार झगड़ा और विवाद होता रहा है। उन्होंने शौर्य परिवार के एक पूर्वज को मारने के लिए हत्यारे भी किराए पर लिए थे। अगर अमरावती देश के शाही परिवार का हस्तक्षेप न होता तो हम और स्वर्ण परिवार शायद एक दूसरे का मुंह नोच लेते। हालांकि कोई खुला संघर्ष नहीं है, फिर भी कई छिपे हुए झगड़े हुए हैं और इन वर्षों में शौर्य परिवार ज्यादातर हार गया है। इस बार स्वर्ण परिवार के शिष्य को पकड़ने से शौर्य परिवार का बहुत गुस्सा निकला है। महेंद्र के बोलने के बाद देव की आंखें अचानक तेज हो गईं। हाँ, पिछली घटना ने युवा मास्टर देव को चौंका दिया। यह वास्तव में मेरे बेटे की गलती थी। मैं अपने बेटे के लिए मुआवजे और प्रायश्चित के रूप में 300 आत्मा रत्नों देने को तैयार हूँ। हालांकि मैंने बहुत समय से सुना है कि अमरावती देश का यादव कई वीरों को जन्म देता है। इसके सभी युवा युद्ध में कुशल हैं और हमारे अमरावती देश के स्तंभ हैं।
मेरा यह भतीजा हमेशा से यादव का प्रशंसक रहा है और यादव की मार्शल आर्ट का अनुभव करने के लिए युवा मास्टर देव के साथ एक मुकाबला करने की उम्मीद करता है। तेजवीर का स्वर अचानक बदल गया, जिससे उसे थोड़ा फायदा हुआ। जैसा कि कहा जाता है, छोटे दांव मजेदार होते हैं, बड़े दांव नुकसानदेह। मुझे लगता है कि मैं स्वर्ण परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं और यादव के साथ एक छोटा सा दांव लगा सकता हूं, जिसमें 300 आत्मा रत्नों दांव पर लगे हों और एक ही दांव से विजेता का फैसला हो। तेजवीर के शब्द बेहद कपटी थे। उसने जोर देकर कहा कि यह स्वर्ण परिवार और शौर्य परिवार के बीच एक शर्त थी। इसमें पहले से ही दोनों परिवारों की इज्जत शामिल थी। अगर शौर्य परिवार ने चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की तो निस्संदेह शौर्य परिवार की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान होगा। पार्वती की भाई विक्रमवान जुआ खेलने पर अड़े हैं तो लिंगशियाओं को अपने भतीजे के साथ एक दांव खेलने दो। विक्रम एक बूढ़ा और चतुर आदमी होने के नाते स्वाभाविक रूप से आर्य को लड़ने के लिए नहीं भेजेगा। हालांकि आदित्य सिंह पर छोटे को धमकाने का आरोप लगाया जा सकता था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से तेजवीर द्वारा बिछाया गया एक जाल था जो उसे इसमें फंसाना चाहता था। विक्रम बेवकूफ नहीं था। जब तक वे जीत सकते थे, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह निष्पक्ष है या नहीं। जनरल आदित्य सिंह एक अनुभवी योद्धा हैं, मैंने उनके बारे में जरूर सुना है, लेकिन मेरा भतीजा सिर्फ 14 साल का है, जबकि जनरल लिंगशियाओ 20 से ज्यादा के हैं। उनकी उम्र में काफी फर्क है और ऐसी लड़ाई शौर्य परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। तेजवीर ने शौर्य परिवार का मजाक उड़ाने के लिए बहुत पहले ही अपनी पंक्तियां तैयार कर ली थीं। उन्होंने खास तौर पर कहा, मैंने सुना है कि युवा मास्टर आर्य मेरे भतीजे की उम्र के ही हैं। क्यों न उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई साथी रखा जाए, ताकि मेरा भतीजा अपने और शौर्य परिवार के मास्टर के बीच का फर्क समझ सके। विक्रम बोलने ही वाला था कि आर्य ने उसे बीच में ही रोक दिया। अगर तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए तो थोड़ी ईमानदारी दिखाओ। मेरी उपस्थिति शुल्क बहुत महंगा है। 300 आत्मा रत्नों शायद काफी नहीं होंगे। आर्य, विक्रम गर्जा। आर्य की ओर उसकी नजर में तिरस्कार का भाव था। आर्य ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने सुना ही न हो, बस तेजवीर को गौर से देख रहा था। तेजवीर का दिल अचानक बेचैन हो उठा। उसने अपना सिर घुमाकर बगल में बैठे अंकल रुद्र की ओर देखा। अंकल रुद्र ने लगभग अदृश्य रूप से सिर हिलाया, जिससे तेजवीर का दिल शांत हो गया। अच्छा, तो मैं तुम्हारे 300 आत्मा रत्नोस के बदले 500 आत्मा रत्नोस दांव पर लगा दूंगा। तेजवीर की आवाज में गजब का जोश था। सफेद वस्त्रधारी युवक ने पहल करते हुए जमीन पर अपने पैर थपथपाए और अमर की तरह तैरते हुए मार्शल आर्ट के अखाड़े के बीचों बीच उतर गया। उसका धीरज बेजोड़ था, मानो कोई हंस दुनिया में उतर रहा हो, अविश्वसनीय रूप से हल्का, स्वाभाविक और बेरोक-टोक। इसके विपरीत आर्य कदम दर कदम धड़धड़ाते हुए मार्शल आर्ट के अखाड़े के बीचों बीच दौड़ा। वह एक कच्चे जंगली बैल की तरह था। उसके नथुनों से अभी भी सफेद धुआं निकल रहा था और वह जोर जोर से सांसें ले रहा था। दोनों की तुलना करने पर एक निर्वासित अमर था, दूसरा नश्वर जिसकी कोई तुलना ही नहीं थी। हाँ, महान दाव सरल है, शौर्य परिवार का यह शिष्य सचमुच अलंकृत नहीं है। आर्य का प्रवेश देखकर तेजवीर पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। वह धीरज का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। आर्य का पहले सहमत होना शायद इसलिए था क्योंकि वह एक बदचलन शिष्य था, अपनी युवावस्था में घमंडी था, क्षणिक रूप से उससे उत्तेजित हो जाता था और बिना किसी छिपे हुए कार्ड के जल्दबाजी में काम करता था। विक्रम ने भौहें चढ़ाई। उसे भी नहीं लगता था कि आर्य के जीतने की ज्यादा संभावना है।
उसने आदित्य सिंह को उस लड़ाई के बारे में सुना था जिसमें आर्य ने धर्मसेन को हराया था, और यह सिर्फ किस्मत का खेल था। अफसोस यह आर्य अभी बहुत छोटा है, एक भाग्यशाली जीत के बाद घमंडी होने लगा है। उसे थोड़ा सा पीटना अच्छा है, इसे एक तरह का संयम समझो। जो महान उपलब्धियां हासिल करना चाहता है, उसका हृदय स्वभाव स्थिर होना चाहिए। शुरू करो। तेजवीर की गहरी आवाज धीमी पड़ गई। घास जमीन पर गिर पड़ी, रेत कांप उठी, और मार्शल आर्ट के अखाड़े का माहौल भारी हो गया। अब मुझे पता चल गया कि वह कौन है। पश्चिम शहर का वसंत, अमरावती देश की युवा पीढ़ी की प्रतिभा सूरजा में शीर्ष 100 में शुमार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। अचानक आदित्य सिंह की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे यह बच्चा पहले थोड़ा जाना पहचाना क्यों लगा था। पता चला कि वह प्रतिभा सूरजा का एक उस्ताद था। प्रतिभा सूची। विक्रम की आंखों में भी रोशनी की एक चमक चमक उठी। उसने मार्शल आर्ट के अखाड़े के बीच में आर्य को देखा, और उसकी चिंता और गहरी हो गई। प्रतिभा सूची अमरावती देश में असंख्य प्रकटीकरण संप्रदाय द्वारा प्रचारित 5 प्रमुख सूचियों में से एक है। इनमें युवा प्रतिभा सूरजा और नायक प्रतिभा सूरजा शामिल हैं। युवा प्रतिभा सूची अमरावती देश में 20 वर्ष से कम आयु के सभी युवा साधकों की उनकी साधना प्रतिभा के आधार पर रैंकिंग मापती है। इसमें युद्ध शक्ति नहीं, केवल प्रतिभा को ध्यान में रखा जाता है। सैद्धांतिक रूप से, हालांकि साधना प्रतिभा वाले लोगों में जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा वास्तविक शक्ति हो, पश्चिम शहर का वसंत निश्चित रूप से उनमें से नहीं है। इसके अलावा सिर्फ यह तथ्य कि वसंत के पास स्वर्ण परिवार का इतना मजबूत इतिहास है, इसका मतलब है कि तेजवीर यूं ही खड़े होकर अपनी साधना प्रतिभा को बर्बाद होते नहीं देखेगा। शायद यह वसंत उसी उम्र के विराट से सचमुच ज्यादा ताकतवर है। आखिरकार, हालांकि विराट की साधना प्रतिभा भी काफी अच्छी थी, उस समय युवा प्रतिभा सूरजा में उसकी रैंकिंग 80 के दशक में ही थी। और वसंत, जिनकी मध्याह्न रेखाएं आम लोगों से 3 गुना चौड़ी थीं, अमरावती देश की युवा प्रतिभा सूरजा में 53वें स्थान पर थे। हम स्वर्ण परिवार की गणना वाकई कमाल की है। उन्होंने तो अपने कुल से एक जीनियस को भी भेज दिया, सिर्फ एक ही दाव में उन 300 आत्मा रत्नों को वापस जीतने के लिए। रणदेव, क्या तुम्हें सच में खाई में गिरने का डर नहीं है? रंजित की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। वह इस बात से बहुत नाराज था कि स्वर्ण परिवार ने उसके छोटे भाई आर्य को धमकाने के लिए यंग टैलेंट लिस्ट से एक मास्टर को भेज दिया। प्रतिभा एक चीज है और साधना दूसरी। शौर्य परिवार के पास प्रतिभा का भंडार और एक असाधारण विरासत है। शायद वे कमजोरों की मदद से ताकतवरों पर जीत हासिल कर सकते हैं। तेजवीर ने विनम्रता का दिखावा किया, लेकिन उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। वह एक छोटे कद का आदमी लग रहा था जिसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। उसकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं क्योंकि वह मार्शल आर्ट के अखाड़े के बीचों बीच देख रहा था, फैंग यू के हारने और हारने का इंतजार कर रहा था। फैंग यू वसंत के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने मार्शल आर्ट के अखाड़े के बीच में कदम रखा, उसका दिल मानो शांत हो गया, मानो किसी प्राचीन कुएं में लहरें न हो। उसके आसपास की हर चीज उसके मन में प्रतिबिंबित हो रही थी। घास का हर तिनका, हर पेड़, उड़ते कीड़े, उठती रेत, हर छोटी छोटी बात साफ